अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, वजह से कि आपने थंबनेल पे देख लिया कि मैं बताने जा रहा हूँ कि मैंने किन वजूहात की वजह से मैं अपना आइल्स का टेस्ट फेल कर गया। मतलब कि मैं जो फेल ही बेसिकली होता है, इसमें फेल वही होता है जो प्रेजेंट ना हो, एबसेंट हो जाए, वही फेल हो सकता है। लेकिन मकसद कहने का ये है कि किन वजूहात की वजह से मैं अपने रिक्वायर्ड बैंड ना ले सका। तो मेरा एक लाइफ का एक्सपीरियंस था, मैंने कहा अपने दोस्तों से भी शेयर किया जाए ताकि उन्हें फ्यूचर में काम आ सके। तो बेसिकली मैंने आइल्स का टेस्ट दिया था, यकम को मेरा टेस्ट था, अप्रैल 23 को। तो उसमें जो मैंने उसके लिए तैयारी शेयर की, जो भी अपने मामला होते हैं, इसके बाद मैं आपको इसमें बताऊंगा कि क्या सूरत हाल बनी जिसकी वजह से मैं अपने रिक्वायर्ड बैंड ना ले सका, और कुछ टिप्स भी बताऊंगा। सबसे पहले एक टिप जो मैं आपको बताता चलूँ, वो आइल्स के एग्ज़ाम को रजिस्टर करने के लिए आपको जो सबसे ज़रूरी है, उसमें जब आप रजिस्टर कर लेते हैं ना, तो आपको आता है दो बुकिंग्स आती हैं, पेमेंट मेथड्स आते हैं। पे नाउ आ जाता है और साथ में आपको आ जाएगा जी कि आप पे लेटर कर दें। ठीक है, तो मैंने फ़र्स्ट टेस्ट में मैंने ऐसे किया जी, मैंने अपने लिए जो अप्लाई किया उसमें मैंने पे नाउ कर दिया, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पे किया। तो 41,760 रुपये गालबन उसकी अमाउंट थी, लेकिन मेरे जो कार्ड से कटौती हुई वो 44,200 कटौती हो गई, डिडक्शन हो गई। तो खैर मैंने एक दो जगह से देखा, वो कहते जी आपके परसेंटेज कट जाती है, लेकिन ऐसा कोई सीन है इसमें, पता नहीं क्या सीन है, ये भी नहीं मुझे पता। लेकिन आपको बेहतर मशवरा यही है कि आप अपने बैंक से ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, फिर मैंने एक दोस्त ने अप्लाई करना था, उसको मैंने बताया कि ट्रांसफ़र करो, उसने ट्रांसफ़र किया तो उसकी उतनी ही अमाउंट कटी और उसी वक्त वो उसका टेस्ट रजिस्टर हो गया। तो बताने का मकसद ये है कि आप पे लेटर करें, आपके पैसे बचेंगे। इस वक्त तो इसकी प्राइस हो चुकी है 52,200। अगर इस वक्त आप कोई भी टेस्ट रजिस्टर करते हैं तो 52,200 आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो रजिस्ट्रेशन में समटाइम ये होता है कि आपको ना डेट नहीं मिल रही होती है, बहुत आगे की डेट मिल रही होती है। तो उसमें आसान तरीका ये है, समटाइम लोगों ने बुक किया होता है टेस्ट, लेकिन जब तक वो पे नहीं करते उनकी कन्फर्मेशन नहीं होती। ठीक है, जब तक वो पे नहीं करेंगे उनकी कंफर्मेशन नहीं होगी, तो इसलिए वो 3 दिन का उनके पास टाइम होता है पे करने का। 3 दिन में नहीं पे करते, कंफर्मेशन नहीं होती, वो स्लॉट खाली हो जाती है। तो अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो उसके लिए एक ये भी टिप है कि आप जनाब, अगर आपको डेट अभी नहीं मिल रही, चले आप फ्यूचर का तो बुक कर लें, उसके साथ आप डेली बेस पर एक दो दफ़ा या 3 दफ़ा टेस्ट की बुकिंग चेक कर लें कि आया कि कोई बुकिंग अवेलेबल है कि नहीं है। तो उसमें आपको हो सकता है कि कोई नज़दीकी डेट मिल जाए। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, अब हम आ जाते हैं टेस्ट की तरफ कि टेस्ट में क्या हुआ, क्या मामला थे। ठीक है, टेस्ट में ना आपने 4 मॉड्यूल होते हैं टोटल, जिसमें से लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये इन तीनों का इकट्ठा होता है। उसके बाद चौथा मॉड्यूल हो जाता है स्पीकिंग का। तो इसके लिए भी मेरा आपको मशवरा ये है कि आप जो स्पीकिंग का टेस्ट है ना, आप कोशिश करें कि वो इन तमाम 3 मॉड्यूलों के बाद हो, ताकि उसमें आपका थोड़ा सा पूरा दिन आपने इंग्लिश के साथ गुजारा होता है, तो आपका एक अच्छा मतलब कि ना माइंड सेट हो जाता है इंग्लिश बोलने के लिए। लेकिन अगर आपको स्लॉट नहीं मिल रही तो चलें, फिर बेटर है कि आप उसमें दे लें। लेकिन जो एक बेहतर ऑप्शन ये है कि आप उसको बाद में ही बुक करें कि मैं जिन तीनों को पहले दूंगा उसके बाद मैं उसकी पेपर दूंगा। अच्छा, तो सीन कुछ ऐसे होता है कि जनाब आपका पेपर का टाइम होगा, आपने उससे 1 घंटा पहले पहुंचना है। आपके पास जो भी आपने जिस भी आईडी से जिस भी तरीके से अपने पेपर को रजिस्टर करवाया वो आपने लाजमन साथ लेके जानी है, और उसकी एक कॉपी भी लेके जानी है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपने CNIC से उसको रजिस्टर किया तो CNIC लेके जाएं और साथ में उसकी कॉपी लेके जाएं। पासपोर्ट से किया, पासपोर्ट और उसकी पासपोर्ट की कॉपी लेके जाएं। आप लेके जाएंगे, आपने वहाँ अपनी बिलोंगिंग्स जो उसका फ्रंट डेस्क कह लें बना होगा, वहाँ आपने जमा करवा देनी। फिर आपने अंगूठा वगैरह लगाना, आपकी फ़ोटो होगी और आपको एक चिट मिल जाएगी, वो आपने अपने पास रख लेनी है, और 1 घंटे के बाद आपका पेपर शुरू हो जाएगा। पेपर शुरू होने से पहले जो है तरीक़ाकार वो वैसे खुद भी बताते हैं। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर बेस कर रहे हैं तो कंप्यूटर बेस जो पेपर है ना, वो आपको 30 मिनट का उसमें लिसनिंग आता है। ठीक है, आपने अपने हेडफोन वगैरह चेक कर लें, जब आपको वो कहेंगे आपको पासवर्ड दिया जाएगा। ठीक है, आपका पोर्टल का वो एक बना देंगे, पेज सा मिला होगा, उसके ऊपर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, उसने आपने एंटर करना है। हर मॉड्यूल का अलहदा पासवर्ड होगा। ठीक है, जैसे ही आपका एक मॉड्यूल का पेपर ख़त्म हो जाएगा, टाइम ओवर हो जाएगा, वो शट डाउन कर जाएगा और दोबारा लॉगिन वाले पेज पे आ जाएगा, आपको नया पासवर्ड मिलेगा, तो फिर आप दूसरे मॉड्यूल के लिए इन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई जी तमाम पेपर करने का तरीका और उसकी तरीका वारदात। अब बात आती है जनाब कि हमने उसको, मेरे से क्या गलती होगी। मुख्तलिफ वेबसाइट बनी हुई हैं। ठीक है, अब वहाँ से जाकर उसकी तैयारी कर सकते हैं। आपने किसी अकेडमी से करनी, अकेडमी से कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जो मेरे से गलतियाँ उसमें हो गई वो ये थी। एक चीज़ ये हो गई कि जो नॉर्मल स्टूडेंट से भी शायद हो जाती है, मेरे से भी हो गई।
ये थी कि जब भी आपने लिसनिंग का जो मॉड्यूल होता है ना, उसमें आप कोशिश करें कि जो ब्लैंक है ना, उसको सबसे पहले जब आपको कायना का सवाल पढ़ लें तो उसमें आपने पहली चीज़ उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़नी है कि आपने आंसर कितने वर्ड्स का देना है, वर्ड्स का देना है, नंबर का देना है, 2 3 या जितने का देना है, वो आपने इंस्ट्रक्शन याद रखनी है कि मैंने आंसर इससे बड़ा नहीं देना या इससे छोटा नहीं देना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने फौरी जब आपको कह रहे हैं वो उसमें जी कि आप रीड आउट कर लें अपने क्वेश्चन को, तो आपने जी जो इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन है उनको रीड आउट करना है। अब क्वेश्चन रीड आउट करने का तरीका अगर आसान यही है, जो कुलिया मैंने सारी लिसनिंग के जो क्लासेस ली थी उसमें था, यही था कि जी जनाब आपने ये देख लेना है कि आया कि ब्लैंक में चीज़ आ क्या सकती है। लेट्स सपोज अगर सेंटेंस ऐसा बन रहा है कि जिसके अंदर टाइम की जगह खाली है, टाइम बार खाली है, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए यहाँ टाइम आना है। प्लेस की जगह खाली है, आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए यहाँ प्लेस आनी है। और अगर किसी के नाम की खाली है तो वो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किसी के नाम की जगह खाली है, और यहाँ जब वो बोलेगा तो नाम ही मेरा जवाब होगा। तो आपने इसको, अच्छा दूसरी चीज़ आपको एक टिप भी इसमें देता चलूँ कि जब भी वो कहीं नाम या कोई ऐसी मुश्किल वर्ड बोलेंगे तो वो उसके साथ उसमें स्पेलिंग लाजमन कोड कर देंगे। ये भी एक हिंट हो जाता है कि यार यही मेरा आंसर है, ठीक है। आपने ये चीज़ देख लेनी। उसके बाद जब भी आपने सॉल्व करने की तरफ जाना है ना, तो आपने जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, लेट्स सपोज आप तीसरे क्वेश्चन पे इस वक्त खड़े हैं, तो आपने चौथा क्वेश्चन है उसका भी एक हिंट अपने जहन में रखना है। उसकी वजह भी आपको मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज आप तीसरे क्वेश्चन के लिए खड़े हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो इधर उधर से बात घुमा रहे हैं, वो तीसरा क्वेश्चन का जवाब गए बोल, ठीक है। आप अभी तक इसी बात पे बैठेंगे यार उसने तीसरा सवाल अभी बोलना है, उसके बाद मैं चौथे की तरफ मूव करूँगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपके जहन में जब होगा कि चौथा सवाल ये था, आप तीसरे को मिस कर जाएंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा यार इस वक्त चौथे पे आ गया, चलिए तीसरे को छोड़े चौथे को पढ़ें। इसी असना में मेरे से तकरीबन कोई 4 से 5 MCQs ना छोड़ गए कि मैं एक जगह बैठा रहा, मैंने कहा यार अब इसने उसको बोलना है, वो जनाब बोल बोल के 4 से 5 भी ख़त्म कर गया, वो मेरा सेक्शन ही तकरीबन आलमोस्ट ख़त्म हो गया। खैर ये तो उसकी टिप थी। उसके बाद एक चीज़ है कि अगर आपको लेट्स सपोज कोई छूट जाता है तो आपने उस पर पैनिक नहीं होना, कोई मसला नहीं यार, छूट जाता है, मेरे भी छूट गए थे, कोई नहीं होता, खैर है। तो उस पर पैनिक होगा तो उससे ये होगा कि आपके जो अगले जवाब है ना उससे भी आप जाते रहेंगे। उससे बेहतर ये है कि आप उसको एक कॉन्फिडेंटली टैकल करें, उसके बाद अपने अगले सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। फिर बात आ जाती है रीडिंग की तरफ। रीडिंग का जो मॉड्यूल है उसमें जनाब जो आपका टेस्ट होगा ना वो होगा 1 घंटे का, जिसके अंदर 3 सेक्शंस होंगे, ठीक है। तीनों सेक्शंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो अलग होता है। तो इसमें जो मैंने जितनी भी क्लासेस ली उनका मैंने जो कुलिया निकाला या उनका जो कंक्लूजन निकाली वो ये थी कि जनाब आपने रीडिंग के अंदर ना जहाँ भी आपको आ जाए कि जी इन पैराग्राफ्स की हेडिंग दे, ठीक है, उसको, और जिनमें आपने स्टेटमेंट को एग्री डिस मतलब कि ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन हो उसको, इसको आप कोशिश करें इसको एंड पे करें, क्योंकि इन सवालात को करने के लिए आपको वो पूरा पैराग्राफ, वो 7 8 पैरा जितने भी दिए होते हैं वो पूरा मुकम्मल पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आप उसकी कंक्लूजन की तरफ पहुँचते हैं। बेहतर ये है कि आप जो दूसरे सवाल हैं MCQ वगैरह या शॉर्ट फिलिंग द ब्लैंक्स उसको फिल आउट करें, उसके बाद आप इस तरफ आ जाएँ तो आप इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। ये था मेरा जो रीडिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस था, उससे मैंने ये गेन किया। अब बात आ जाती है राइटिंग की। राइटिंग के अंदर जो था, राइटिंग के अंदर ये है कि आपको 2 किस्म के क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का टाइम होगा, 20 मिनट होंगे रिपोर्ट के लिए और 40 मिनट होंगे आपको ऐसे के लिए। लेकिन यह है कि आप जितनी मर्ज़ी देर रिपोर्ट पे लगा सकते हैं और जितनी मर्ज़ी देर ऐसे पे लगा सकते हैं। ये नहीं होगा कि 20 मिनट के बाद आपका जो है ना वो ऑटोमेटिकली दूसरे सवाल की तरफ चल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपको अगर 20 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं कोई मसला नहीं है, आप रिपोर्ट पे लगाएं और उसके बाद आप ऐसे की तरफ जाएं, ठीक है। रिपोर्ट आपने 150 वर्ड्स की लिखनी होती है, ऐसे आपने 250 वर्ड का लिखना होता है। 180 वर्ड की रिपोर्ट लिख लें, 280 300 का आप ऐसे लिख लें तो आपका वेल एंड गुड है, ठीक है। इसमें जो मेजर मार्क्स होते हैं वो होते हैं ऐसे के, 2 और 3 इसका जो होता है वो ऐसे के मार्क्स होते हैं, ठीक है। इसलिए आप ऐसे की तरफ अच्छी तैयारी करें, लेकिन रिपोर्ट को भी ना छोड़ें, रिपोर्ट को भी आप देखें। अच्छा, ये तमाम पेपर करने के बाद जनाब हमारा स्टे हो गया। स्टे के बाद जी हमारा ये तकरीबन जो टाइम होता है ये 2 घंटे और 45 मिनट का पेपर होता है टोटल। उसके बाद आपने जाना है स्पीकिंग के लिए, ठीक है। स्पीकिंग के अंदर जो है ना आपको 3 उसके पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन इंट्रो का हो जाएगा, दूसरा पोर्शन उसका हो जाएगा क्यू कार्ड का, तीसरा पोर्शन उसका वो भी क्यू कार्ड से रिलेवेंट ही होता है, ठीक है। अब उन्होंने डिवाइड कैसे किया, पहले मैं आपसे इंट्रो पूछेंगे और एक सवाल पूछा जाएगा कि आप करते क्या हैं, काम या स्टडी, वो भी आपने उसको डिफ़ाइन कर देना है। मेरा जो इसमें ये था कि यार क्योंकि हम ज़रा इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं तो बेहतर ये है कि जो हिस्सा इंसान रट्टा मार सकता है कम अज़ कम उसको तो एक अच्छे तरीके से तैयार करके जाए।
तो आपको चाहिए कि आप जो रीडिंग का है, सॉरी स्पीकिंग में जो इंट्रो का पोर्शन है वो तो एक बंदे को पता है यार ये मेरा इंट्रो आना है, कम से कम उसको आप एक अच्छे तरीके से इंट्रो करके जाएं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ वहाँ देखी जाती है वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी फ्लुएंसी और आपके अल्फाज का चुनाव। ठीक है, मेरे भी होती तो ज़रूर मेरे भी आ जाते हैं तो लेकिन ये आपने उसके बाद इसको ध्यान रखना है कि कम से कम कॉन्फिडेंस तो आप दे सकते हैं ना, और फ्लुएंसी चले वो चल जाती है, सिस्टम चल ही जाता है। कम से कम कॉन्फिडेंस से बैठें और जो आपका एग्जामिनर है उसके आंखों में आंखें डाल मतलब कि उसको सही तरीके से अपनी बात डिलीवर करें। बेशक आप गलत सेंटेंस बोल रहे हैं, टेंस में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस को हाथ से कभी ना लूज़ करें। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ कि मैंने पूरे 13 मिनट का पेपर होता है सॉरी है स्पीकिंग का, वैसे मैंने कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया, बाकी चीज़ें लूज़ होती हो गई, कॉन्फिडेंस नहीं आपने लूज़ करना। अच्छा जी, उसके बाद जो आपका दूसरा पोर्शन आ जाता है, पहले पोर्शन में इंट्रो के बाद वो उससे 2 से 3 सवाल और भी करते हैं जनरल नॉलेज के, आप जिसे कह सकते हैं, उसका आपने जवाब देना। उसके बाद उन्होंने आपको देना क्यू कार्ड, एक पेज में देगा। ठीक है, वो आपको जो कंट्रोलर एग्जामिनर होता है भाई, जिसने आपका सारा फोटोग्राफी ली होती है, उसने आपको दे देना। उस पेज के ऊपर आपको इजाज़त है कि जी आपको एक क्यू कार्ड दिखाया जाएगा, आपको टॉपिक दिया जाएगा, उसके 3 या 4 सवाल होंगे, उसको आपने 1.5 या 2 मिनट में वो सारा ना टॉपिक अपना इंग्लिश में क्लियर करना है। उसको क्लियर करने के बाद जनाब जो तीसरा पोर्शन है वो भी आपके क्यू कार्ड से ही रेलिवेंट होता है, उससे मुतलका ही सवाल आपसे तीसरे पोर्शन में किए जाते हैं, 3, 4, 5, वो एग्जामिनर की मर्ज़ी है, मतलब कि 4-5 की होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, मेरा उसमें ये होगा, मैंने जनाब जब मुझे क्यू कार्ड का मिला, मैंने अब उसमें सवाल आया था कि आपने ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज़ की है, कौन सी चीज़ परचेज़ की है, कब की है और आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो मैंने उसमें मेरे नज़दीक तो 3 सादा से सवाल थे कि चीज़ का नाम पहले मैंने बता दिया, फिर मैंने उसको बता दिया मैंने यार ये पिछले साल खरीद दिया, तीसरी बात कि मेरा एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा। इसके बाद मैं कर गया चुप, और उसने कहा जी जनाब बस मतलब कि दैट्स इट। मैंने कहा थोड़ी देर मैंने सोचा क्या बताएं क्या बताएं, फिर मैंने कहा हाँ जी इन्ना ही है साढ़े को, इस तो बाद साढ़े को है कोई नहीं। तो जनाब उसने वो हंस के उसने कहा बस ठीक है, तो बस असी क्या असी लग गए तो इस तरह ये तकरीबन कोई 13 मिनट्स तक ये होता है आपका पोर्शन यूएस स्पीकिंग का, वो ख़त्म होता है। उसके बाद उन्होंने आपको कहना है ठीक है जाएँ। लेकिन इन तमाम जो तकरीबन पेपर है ना आपका, कह लें आप 3 घंटे का टोटल बन जाता है चारों मॉड्यूल का। आपको कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि एग्जामिनर आपको मतलब कि ज़रा थोड़ा सा डराए स्पीकिंग में, जी आपका कॉन्फिडेंस लूज करने की कोशिश करे। वो आपसे बहुत फ्रेंडली होकर बात करेंगे, मतलब कि ना आपको समटाइम ऐसे लगेगा कि यार आप 9 बैंड ले गए, लेकिन ऐसा नहीं हो ना लेकिन ये बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आपने टेंशन नहीं, कोई कॉन्फिडेंस को आपने लूज़ नहीं करना, तसल्ली से बैठे, कोई नहीं, फेल पास हो जाता है बंदा, ये मामला चलते ही रहते हैं। तो उसको आपने इस तरह इसको हैंडल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे बैंड कितने आए थे। मेरे बेसिकली बैंड आए थे ओवरऑल 6 आए थे, और मुझे 6.5 मतलब कि रिकमेंडेड होता है मोस्टली, तो लेकिन 6 आए थे मेरे खैर। तो जिसमें मेरे 6 ही स्पीकिंग में आए थे, 6 आए थे मेरे राइटिंग में, और 6 मेरे आए थे लिसनिंग में, मेरे 6.5 आए थे रीडिंग में। तो इस तरह मेरे जो 6 बैंड बने थे, और मेरी जनाब तकरीबन सारी फ़ीस हो गई ज़ाया। नेक्स्ट अगर ये कहीं चाहिए हो तो मुझे दोबारा से पेपर देना पड़ेगा, लेकिन आपको बताने का मकसद ये था, ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप फॉलो कर लें, और साथ में मेरा एक एक्सपीरियंस था जो मैंने सोचा आपसे शेयर किया जाए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने पैरों को ख्याल रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी।